स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में जो होने वाली है क्लास 12 फिजिक्स के लिए। इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि हम दोनों लैंग्वेज का यूज करें, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी, ताकि हमारे हिंदी वाले सब्सक्राइबर को भी फायदा हो और इंग्लिश वाले सब्सक्राइबर्स को भी। हिंदी मीडियम वाले भी आगे बढ़े और इंग्लिश मीडियम वाले भी। हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका ये पार्ट 1 होने वाला है और पार्ट 2 बहुत जल्दी आ जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और शुरुआत करेंगे पहली बात से। क्या बात को समझते हैं। बहुत समय पहले तक लोग मानते थे कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ऑस्टेड साहब ने ये बताया कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा जरिया है जिससे हम चुंबकीय क्षेत्र को पैदा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रयास करेंगे कि हम दोनों लैंग्वेज का यूज करें ताकि हमारे दोनों सब्सक्राइबर्स को फायदा हो। तो ऑस्टेड साहब ने ये रिलेशन बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों अलग अलग नहीं है, इनको आपस में रिलेशन है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि अगर हम किसी वायर में, किसी कंडक्टर वायर में करंट को फ्लो कराएं तो उस वायर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। उन्होंने ये बताया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी वायर में करंट को प्रोड्यूस कराने से उसमें चार्ज पार्टिकल ही तो फ्लो करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो शुरू करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड सुना था, आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? किसी चार्ज के अराउंड में एक ऐसा रीजन जिसमें किसी दूसरे चार्ज को लाने पर उसको फील होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सन का भी हो सकता है और अट्रैक्शन का भी, आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी। डिपेंड करता है नेचर ऑफ द चार्ज पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सेम चार्ज होते हैं वो रेपल करते हैं और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि जो समान आवेश है वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा और जो विपरीत आवेश है वो एक दूसरे को जो समान आवेश है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा और जो विपरीत आवेश है वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, सेम उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है किसी मैग्नेट के अराउंड में। और जैसा कि ऑस्टेड साहब ने बताया कि अगर हम किसी वायर में करंट को पास कराएं तो वायर इज आल्सो बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड में भी जनरेट हो जाएगी। चलिए, इस मैग्नेटिक फील्ड की अगर यूनिट की बात करते हैं तो दिया हुआ है टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये तीनों ही मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स हैं, लेकिन ये एसआई में है और सीजीएस में यूनिट होती है गॉस। तो हमको सीजीएस में भी याद रखनी है और एमकेएस में भी याद रखनी है। एक बहुत जरूरी बात कि हमको ये नहीं सोचना है कि 3 यूनिट्स हैं, कोई भी एक याद कर लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। नहीं, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आपको ये जितनी भी यूनिट्स दी हैं ये सारी यूनिट्स याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन बनते हैं। मल्टीपल चॉइस में पूछता है यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और उसमें आपको 4 मल्टीपल चॉइस दे देते हैं। अब इन 4 मल्टीपल चॉइस में इनमें से कोई भी हो सकती है। बात समझ में आ गई? इसलिए हमको सारी मैग्नेटिक फील्ड्स की यूनिट्स को याद रखना है। बात करते हैं ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में। ऑस्टेड साहब ने ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जिस एक्सपेरिमेंट से यह क्लियर हो गया कि किसी वायर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है अगर उस वायर में हम करंट को पास कराते हैं। तो शुरू करते हैं ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट के साथ में। ऑस्टेड ने क्या किया, देखिए ध्यान से। इन्होंने एक सर्किट बनाया और इस सर्किट में एक बैटरी लगा दी। आपको बैटरी दिख रही होगी, हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, आपको एक बैटरी दिख रही होगी। ये बैटरी का जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और छोटे वाले को निगेटिव टर्मिनल कहते हैं। ये धन है और ये ऋण है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर निगेटिव चार्ज। जैसा कि आप जानते हैं कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है, लेकिन समस्या क्या है? समस्या है हमारी की। देखिए बेटा, की कैसी है? ओपन की है। ओपन की का मतलब इसमें करंट पास नहीं हो रही, नो करंट, की इज ओपन।
इसलिए देखिए आपकी जो मैग्नेटिक निडल है उस मैग्नेटिक निडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, मैग्नेटिक निडल जैसी थी वैसी ही है। अगर हम इसमें स्विच को ऑन कर दें और करंट को पास कराएं तो ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब देखते हैं सेकंड में क्या कह रहा है। सेम सब कुछ, पूरा सर्किट सेम है, बैटरी भी लगी है, सब कुछ लगा है, लेकिन इसमें करंट पास हो रही है। और करंट पास क्यों हो रही है? क्योंकि जो हमारी की है वो क्लोज है, और की के क्लोज होने की वजह से करंट पास हुई पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, और डिफ्लेक्शन हुआ किसमें? निडल में, मैग्नेटिक निडल में। ये बात समझ में आ गया होगा। बात करते हैं थर्ड वाले की, और थर्ड वाले में थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? मिस्टेक ये है कि ये वाला टर्मिनल बड़ा होगा और ये वाला टर्मिनल छोटा होगा, जिससे ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये निगेटिव। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जो करंट होती है वो पास होती है पॉजिटिव टर्मिनल से और कहां जाती है? निगेटिव टर्मिनल पर। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन था वो बदल गया, इसमें हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे हमको कुछ बातें क्लियर हो गई। एक बात और क्लियर हो सकती है जिसका यहां पर डायरेक्शन नहीं बना है। अगर हम इसमें एक रियोस्टेट लगा दें तो रियोस्टेट लगाने से, रियोस्टेट का सिंबल ऐसा होता है, अगर इसमें हम एक रियोस्टेट लगा दें तो रियोस्टेट क्या करता है? रियोस्टेट सर्किट में करंट को कंट्रोल करता है, करंट को कम और ज्यादा करता है। अगर हम करंट को कम ज्यादा करेंगे तो जो डिफ्लेक्शन है वो भी कम ज्यादा हो जाएगा, जिससे कुछ बातें क्लियर होती हैं। सबसे पहली बात क्या क्लियर होती है? सबसे पहली बात ये क्लियर होती है कि अगर हम किसी वायर में करंट को फ्लो कराते हैं तो वायर एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है, और दूसरा एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है और उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या आया? दूसरा पॉइंट ये आया कि अगर हम करंट को पास कराना बंद कर दें तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है। और तीसरा, अगर हम बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दें तो बैटरी के टर्मिनल को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाती है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर करंट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, देखिए रियोस्टेट का यूज करेंगे, करंट को कम करेंगे, जैसे ही आप करंट को कम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और जैसे ही हम करंट को बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऑस्टेट साहब के इस एक्सपेरिमेंट से ये तो क्लियर हो गया था कि अगर किसी वायर में हम करंट को पास कराएं तो उस वायर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, लेकिन वो मेजरिंग नहीं कर पाए, मेजरमेंट नहीं बता पाए कि कितनी करंट प्रोड्यूस हो जाती है, सॉरी कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, जिसको बताया बायो-सेवर्ट लॉ ने। बायो और सेवर्ट दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर के कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के साथ में हमको यह बताया कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और ध्यान देते हैं हमारे डायग्राम की तरफ। यहां पर आपको एक वायर दिख रहा होगा रेड कलर का, जिसमें करंट ऊपर की तरफ पास हो रही है, इसमें करंट पास हो रही है ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में, और हमने एक इसका वायर का एलिमेंट लिया है जिसको डीएल कंसीडर किया है स्मॉल लेंथ के लिए। इस वायर के अराउंड में एक तरफ हमने एक पॉइंट पी लिया, जिस पॉइंट पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को देखना है। यहां से इस पॉइंट से इस वायर की जो डिस्टेंस है वो आर है और जो एंगल है वो है थीटा। अब बायो और सेवर्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट्स के साथ में ये निकाला कि, ध्यान सुनिएगा, जो डीबी है, डीबी वेक्टर, ये प्रोपोर्शनल है करंट आई के, जो कि अभी ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था। इसी के साथ में इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है ये प्रोपोर्शनल है एलिमेंट वायर के लेंथ पे, यानी कि अगर हम करंट को बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, अगर हम लेंथ को बढ़ा दें तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। साथ में जो डीबी वेक्टर है ये प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। थीटा इज द एंगल बिटवीन द वायर एंड द लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट, एंड ए डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि ये अनुक्रमानुपाती 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 और इसको कहते हैं बेटा व्युत्क्रमानुपाती।
अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक वैल्यू इंक्रीज करेगी तो दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, और व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज करेगी तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज करेगी। आपने देखा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 तीनों ही हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। करंट आई की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, डीएल की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। थीटा की वैल्यू नहीं बात कर रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू बात कर रहे हैं। एक्चुअल में साइन पर जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है, कॉस पर ये वैल्यू उल्टी चलती है। जैसे आप जानते होंगे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। यानी कि थीटा की वैल्यू जैसे 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 बढ़ रही है, सेम उसी तरीके से साइन थीटा की भी वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन ये कॉस थीटा में नहीं होता, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो कॉस में वैल्यू कम होती जाती है थीटा के बढ़ने के साथ में। ये बात समझ में आ गई होगी। अभी इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आगे देखते हैं। फ्रॉम ऑल अबव द इक्वेशन, अगर ऊपर की सारी इक्वेशंस को हम ध्यान से देखें तो हम ये पता लगा सकते हैं कि dB is proportional to I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। जब बेटा प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल का साइन आता है, और इक्वल के साथ में एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, अनुक्रमानुपातिक नियतांक, जिसका यहां पर मान है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? तो ये होती है 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7। हम लोग चाहें तो इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे? डीबी की आपको पता है, यूनिट बता चुके हैं आपको थोड़ी देर पहले। ये देखिए आपको बताई थी मैग्नेटिक फील्ड पर, ये न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्या बताई थी? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। आपने क्या देखा फार्मूला? आपने देखा डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हमको यूनिट निकालनी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की। तो डीबी को हम लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। एक्चुअल में 4 पाई कांस्टेंट है तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। आई की हो जाएगी एम्पियर और डीएल की हो जाएगी मीटर, साइन थीटा की भी कोई यूनिट नहीं होगी, और यहां पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इस मीटर से ये मीटर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये मीटर जाएगा ऊपर और ये एम्पियर आएगा नीचे, तो क्या आएगा? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी। तो इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। आप इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। म्यू नॉट की आपने यूनिट निकाली न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब न्यूटन की जो डायमेंशन होगी वो होगी MLT-2, और एम्पियर की हो जाएगी ए स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बेटा? आ जाएगा MLT-2A-2। ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की। देखिए ध्यान से मेरी बात समझिए। ऑस्टेड साहब ने यह बताया कि किसी वायर के अराउंड में करंट पास कराएं तो वायर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। बायो-सेवर्ट लॉ ने यह बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड तो आपने देख लिया, अब बात करते हैं डायरेक्शन की। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास में दो रूल्स हैं, एक है राइट हैंड थंब रूल और एक है मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। बात करते हैं सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल की। और देखिए यहां पर ध्यान से, मान लीजिए कि ये आपका वायर है, इस वायर में अगर करंट ऊपर की तरफ पास हो रही है तो हमको हमारा थंब लेना है राइट हैंड का, और थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो उंगलियां हैं इनको हमें रैप करना है इस वायर पर, उंगलियों को मोड़ना है इस वायर के ऊपर। तो जिस डायरेक्शन में हमारी उंगलियां मुड़ रही हैं इसी डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। यानी कि
अगर ये आपका एक वायर है और इस वायर में करंट ऊपर की तरफ पास हो रहा है, तो इस वायर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अगर हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो हमको थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और उंगलियों को रैप करना है। अब आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर हमारी जो उंगलियां हैं वो अंदर की तरफ जा रही हैं, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इसमें अंदर की तरफ है। और मैग्नेटिक फील्ड जब इनसाइड होती है, अंदर की तरफ होती है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्रॉस बनाते हैं। और अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट बनाते हैं। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनवर्ड है, अंदर की तरफ, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस बनाएंगे। अगर यही हमें इस पॉइंट पर निकालना होता तो ये मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड उंगलियों को जब हम रैप करेंगे तो देखिए ये उंगलियां इस पॉइंट पर बाहर की तरफ आ रही हैं, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, बाहर की तरफ। तो यहां पर हम बना देंगे डॉट। ये आपका हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल। इसी के साथ में हम लोग देखते हैं मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। आपने पेचकस देखा होगा, घर में पेच जरूर कसे होंगे। आपको पेचकस लेना है और इस पेचकस की जो पिन होती है, टिप होती है, इस टिप को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर एक ये हमारा वायर है और इस वायर में अगर करंट ऊपर की तरफ पास हो रही है तो हमको हमारा पेचकस लेना है और इसको रखना है ऐसे। जब हम इस पेचकस को कसने के लिए, इस पेच को कसने के लिए अपने हाथ को मूव करेंगे तो जिस डायरेक्शन में हमारा हाथ मूव करेगा वही डायरेक्शन होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर एक पेच बना होगा, ये देखिए, इसको कसेंगे ऐसे करके, तो ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की और ये डायरेक्शन हो गई आपकी करंट की। बात समझ में आ गई होगी। अगर यही करंट डायरेक्शन नीचे की तरफ होती, यहां पर देखिए ध्यान से, अब ये वायर है और इस वायर में अगर ये करंट नीचे की तरफ पास हो रही होती तो डायरेक्शन इसकी कहां होती, देखिए ये हमारा हाथ है, हम इसको रखेंगे ऐसे। अब जब उंगलियों को रैप करेंगे तो इस पॉइंट पर ये कहां आएगा, बाहर की तरफ। और जब ये बाहर की तरफ आएगा तो यहां पर क्या बनेगा, डॉट। और यहां पर कहां हो जाएगा, देखिए हाथ, हमारा हाथ यही रहेगा, हम इधर उधर हो सकते हैं, अंगूठा रहेगा नीचे की तरफ और उंगलियों को रखेंगे अंदर की तरफ, तो यहां पर क्या बन जाएगा, क्रॉस। ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि ऑस्टेट साहब ने क्या बताया, हमने देखा कि बायो-सेवर्ट साहब ने क्या बताया, और हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट साइज। देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल है और थोड़ा सा टफ भी है, तो आप प्रयास ये करेंगे कि आप यहां से थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसको रोक दीजिए और 1 मिनट के लिए शांति से इसको देखिए। अगर आप शांति से देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, वरना ये निकल जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप इस पॉइंट को रिवाइंड कर सकते हैं। अगर रिवाइंड करने के बाद में भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम कमेंट, अगर आप कमेंट करते हैं तो हम इसका एक अलग से वीडियो बना करके प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं और प्रयास करते हैं समझने का। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू अ स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट साइज। फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित और इनफाइनाइट का मतलब होता है अनिश्चित, अनंत, ठीक है ना। तो यहां पर परिमित लंबाई है, परिमित लंबाई मतलब एक निश्चित लंबाई है। चलिए, तो हमारे पास में एक वायर है CD, इस वायर में करंट पास हो रही है I, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ। इस वायर में करंट के पास होने की वजह से इस वायर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द ऑस्टेट साहब। वो पॉइंट कौन सा है, P। आपको दिख रहा होगा कि हमको P पॉइंट पर, आपको यहां पर दिख रहा होगा कि हमको P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, आप ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए, एक बात आप ध्यान समझना, इस डायग्राम को इस जगह पर, अगर ये आपको समझ में नहीं आए, हो सकता है कि जूम में दिक्कत हो या छोटा लिखा हो, तो आप हमको बता जरूर दीजिएगा, हम दोबारा बना जरूर देंगे, ठीक है ना। लेकिन इसको स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देखिए, इस वायर से इस पॉइंट तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है, आपको R दिख रही है, हमने इस पर एक एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट ये दिख रहा होगा आपको, ये एलिमेंट EF, इसकी लेंथ कितनी कंसीडर की, DL, और यहां से F से इस पॉइंट P को मिलाया और E से P को मिलाया, जिसकी डिस्टेंस क्या मानी, X। ये जो एंगल माना वो हमने माना थीटा, और E से हमने G पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये देखिए, ये हमने इसीलिए रेड से बनाया है, यहां से यहां तक का ये पॉइंट इतना D5 है, और ये ग्रीन से बनाया है, यानी कि EP, इसको एक नाम नहीं दिया, कुछ भी लिख दो, क्या नहीं है, सब कुछ है,
क्यू लिख दो, क्यू कहीं नहीं दिख रहा, ठीक। तो ई पी क्यू, ये जो आपको एंगल दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 5। यहां तक बात समझ में आ गई। और एक आपको दिख रहा होगा ये डी पी और क्यू, ये देखिए ये व्हाइट से मैंने बनाया है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये आपका फाई 2 है। देखिए अगर डायग्राम समझ में नहीं आता है तो आपको डेरिवेशन कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप एक बार डायग्राम देख लीजिए, ठीक है, आगे समझते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे अपने बायो-सेवर्ट लॉ को, और बायो-सेवर्ट लॉ ने क्या बताया था, यही एलिमेंट के लिए करंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना बताया था। तो बायो-सेवर्ट लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि dB बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो, लेकिन यहां पर r नहीं होगा क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, x है, तो यहां पर क्या होगा, x होगा। ये डिस्टेंस कितनी है, x है ना बेटे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गई। चलिए आगे हम देखते हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो आपको ई एफ पी दिख रहा होगा, देखिए ऐसे। अब आपने देखा होगा हमने ई से जी पर एक परपेंडिकुलर डाला है, तो इसका मतलब यहां पर ये ई है और ये आपका क्या है, जी है। जी पर आपने एक परपेंडिकुलर डाला है, वो भी हमको दिख गया। यहां पर क्या है बेटे, एफ है, और यहां पर क्या है, ये पी है। हमने इतने इस पोर्शन को निकाल करके बाहर रख दिया ताकि हम आपका इसको समझा सकें अच्छे से। अच्छा, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ईजीपी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ईजीएफ भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एफ के पास में जो एंगल है बेटा वो है थीटा, और पी के पास में जो एंगल है वो है आपका डी फाई। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में एफ ई की वैल्यू जो आपको पता है वो आपको पता है डीएल, और ईपी की जो वैल्यू है वो आपको पता है एक्स। यहां तक बहुत कुछ क्लियर है। हमने कुछ नहीं किया, बस उस डायग्राम को वहां से उठा करके यहां पे अलग कर लिया ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं फ्रॉम फिगर से हम ये देख रहे हैं कि इन ट्राइंगल EFG, ध्यान से देखिएगा, हम ये कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा बराबर होता है लंबटे कर्ण। परपेंडिकुलर कितना है बेटे, EG है, दिख गया होगा, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है, DL है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं EG बराबर DL साइन थीटा। एक्चुअली मेरे पास में इतना बड़ा बोर्ड नहीं है जिससे ये इतना पूरा डेरिवेशन हो सके, तो हम इस पॉइंट को उठा करके यहां पर लिख ले रहे हैं, EG बराबर DL साइन थीटा। अच्छा, अब इन ट्राइंगल EGP सेम यहां पर भी लगाएंगे, साइन डी फाई इज इक्वल टू EG अपॉन एक्स। यहां से हो जाएगा EG बराबर x साइन डी फाई। आप लोगों को पता होगा कि अगर साइन थीटा बराबर थीटा हो सकता है कब, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर ये थीटा की वैल्यू बहुत कम हो तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। जैसे कहीं पर दिया हो साइन 0.0000001 डिग्री, तो इसका आंसर यही आ जाएगा 0.00001 डिग्री। ये बात समझ में आ गई। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डी फाई का मतलब ही यही है कि बहुत छोटा सा एंगल है, तो हम लिख सकते हैं EG बराबर एक्स डी फाई। अब इसको यहां पर उठा के लिखते हैं। हमने इस फिगर से दो रिजल्ट निकाले, एक तो आपके सामने ये है और एक ये है, EG बराबर एक्स डी फाई। अच्छा, अगर आप देखें तो ये वैल्यू भी EG को बता रही है और ये वैल्यू भी EG को ही बता रही है, तो हम लिख सकते हैं DL साइन थीटा बराबर एक्स डी फाई। अगर ये बात समझ में ना आई हो तो एक बार दोबारा देख लो, आप दोबारा रिवाइंड कर सकते हैं इस पॉइंट पर, लेकिन अगर ये समझ में ना आया हो तो आगे मत देखना बेटा। आप एक बार इसको पीछे बढ़ा लीजिए, बढ़ाने के बाद में आप एक बार ये देख लीजिए कि हमने किस प्रकार से इस ट्राइंगल को बाहर निकाला है। इस ट्राइंगल में दो राइट एंगल ट्राइंगल लिए हैं और उनमें से हमने ये साइन थीटा और साइन थीटा लगा करके
ईजी चूंकि एक कॉमन साइड थी दोनों के लिए, तो दोनों से ईजी की वैल्यू निकाल करके उसको कंपेयर किया है, जिससे हमको डीएल साइन थीटा और एक्स डी फाई में एक रिलेशन मिल गया। बात समझ में आ गया? अगर ये समझ में ना आया हो तो आप रिवाइंड कर सकते हैं। अब इसको हम यहां से हटा रहे हैं। एक मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले, क्योंकि आपको जब करना होगा तो आपको पूरा ही करना होगा। आप इसको लिख करके हटा नहीं सकते पेपर में कि आपने इसको रफ में लिख करके पन्ना फाड़ दिया और कहा कि सर जी ये इतना हमने करके पन्ना फाड़ दिया है, आप देख लेना, फिर हम आगे बता देंगे। चलिए, ओ नो, ठीक। अब देखो, तो फिगर से हमने क्या देखा? हमने फिगर से देखा कि जो डीएल साइन फाई है, सॉरी हाँ, डीएल साइन फाई है, ये एक्स डी फाई के, बहुत देर से गलत लिखा है, डीएल साइन थीटा है, ये एक्स डी फाई के बराबर है। जो डीएल साइन थीटा है ये एक्स डी फाई के बराबर है। चलो आगे देखते हैं। ये जो डीएल साइन थीटा आपको दिख रहा है, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स डी फाई। तो डीबी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक्स डी फाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एक्स से एक्स कट जाएगा, तो डीबी बराबर क्या आ जाएगा बेटा? आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी फाई अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां पर छूट गई आई, यहां पे आ जाएगा आपका आई, और यहां पे आपका आ जाएगा आई डी फाई अपॉन एक्स। ये कट जाएगा बेटा, ये एक्स एक्स कट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा एक्स। ये बात समझ में आ गया होगा। डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन एक्स। चलिए आगे देखते हैं एक बार फिर फ्रॉम फिगर। अब अगर हम फिगर से देखें और हमको एक ट्राइंगल और दिख रहा है, इन ट्राइंगल ई क्यू पी। ई क्यू पी में क्या होगा बताओ बेटा? हम यहां पर लगा सकते हैं कॉस। तो कॉस फाई बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। बेस कितना है बेटा? आर, और हाइपोटेन्यूज क्या है? एक्स। तो यहां से अगर हम x निकालना चाहें तो x बराबर हो जाएगा r अपॉन कॉस फाई। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपको लिखना पड़ेगा, हम तो हटा देंगे अभी। तो फ्रॉम फिगर x बराबर r अपॉन कॉस फाई, इसकी वैल्यू को यहां पर पुट करना है। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन आर अपॉन कॉस फाई। ये कॉस फाई चला जाएगा ऊपर, तो dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन आर। क्या ये बात समझ में आ गई? सही बच्चों को समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। अब हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट पेज को यूज कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या आया था हमारा? dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन आर। अब क्या कर लें? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। तो आ जाएगा dB बराबर इंटीग्रेशन माइनस फाई 1 से प्लस के फाई 2 तक, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन आर। क्या क्या कांस्टेंट है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, इतना ये कांस्टेंट है, माइनस फाई 1 से प्लस के फाई 2 तक। यहां पे क्या आएगा बेटे? यहां पर आ जाएगा कॉस फाई और डी फाई।
जितने भी बच्चे मैथ वाले हैं वो सभी ये जानते हैं कि cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, और जो बच्चे बायोलॉजी वाले हैं उनको पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये फिजिक्स पढ़नी है तो इतना तो पढ़ा नहीं करेगा। तो डी बी थोड़ा सा ऊपर हो गया, शायद दिखने में दिक्कत हो रही होगी। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos फाई का आएगा बेटे sin फाई, और sin फाई पहले लगाएंगे लोअर लिमिट माइनस का फाई 1, फिर लगाएंगे अपर लिमिट फाई 2। पहले अपर लिमिट लगाई जाती है, फिर माइनस लगाया जाता है, और फिर लगाई जाती है लोअर लिमिट। तो यहां पर आ जाएगा साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1। ये हो जाएगा आपका dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। तो आंसर अल्टीमेटली क्या आया? dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। बस एक बात ध्यान रखना, एक मामला कभी कभी बदल जाता है। क्या? ये देखिए, यहां पर दिया है फाइनाइट साइज, अगर यहां पर दिया होता है इनफाइनाइट साइज तो हमको पूरा डेरिवेशन ऐसे ही करना है। बस एक बात ध्यान रखें, देखिए ये पॉइंट यहां पर है, ये यहां पर है, ठीक है ना। अगर इनको हम बड़ा करते हैं तो ये जो एंगल्स हैं ये भी ऐसे बड़े होते चले जाएंगे, हो जाएंगे। ये जो एंगल्स हैं दोनों, ये भी अभी इस जैसे यहां पर मान लीजिए वायर है तो ये दोनों एंगल ऐसे हैं इस प्रकार से। अगर ये दोनों ये लेंथ बढ़ती चली जाएगी तो ये हमारे हाथ भी ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, और बढ़ते 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 कैसे हो जाएंगे? लगभग स्ट्रेट, लगभग स्ट्रेट। फाइनाइट साइज हो जाएगी ना। जब फाइनाइट साइज हो जाएगी तो ये हाथ मेरे बढ़ते 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 कैसे हो जाएंगे? लगभग स्ट्रेट। तो उस कंडीशन पर फाई 1 और फाई 2 की जो सम होगा वो कितना हो जाएगा? 90। तो यहां पे साइन 90 और यहां पर भी हो जाते हैं dB। अगर ये फाइनाइट साइज है, इसको यहां पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। dB बराबर क्या है हमारा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अगर साइज कैसी है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट साइज के लिए, अनंत लंबाई के लिए, तो अनंत लंबाई के लिए हो जाएगा dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू बताओ बेटा जल्दी से, अरे मन में बता लो। साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये 1 1 कितना हो जाएगा? 2। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू 2 से 2 ये कट जाएगा, आंसर आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। एक बार जल्दी से रिवीजन करा देते पूरा शुरुआत से। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के लिए, जो उसकी लंबाई कैसी है? फाइनाइट साइज है। सामने आपका डायग्राम बना है, डीसी आपकी एक वायर है जिसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। हमको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्यू से लेकर के पी तक की जो डिस्टेंस है वो आर है। हमने एक एलिमेंट लिया डीएल ईएफ, और ई से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है वो एक्स है। अगर हम एंगल्स की बात करें तो ई पी क्यू की जो वैल्यू दी है वो दी है फाई, ई पी एफ की जो वैल्यू दी है वो है डी फाई, डी पी क्यू की जो वैल्यू दी है वो दी है फाई 2, और क्यू पी सी की जो वैल्यू दी है वो है फाई 1, और ई एफ जी की वैल्यू कितनी है? थीटा, और ई से जी पर हमने एक परपेंडिकुलर गिराया है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। बायो-सेवर्ट लॉ से हम जानते हैं डीबी बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर आर स्क्वायर होती है डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट टू द पॉइंट। यहां पर डिस्टेंस को हमने एक्स कंसीडर किया है तो यहां पर हमने एक्स स्क्वायर लिया है। आगे बात करते हैं फ्रॉम फिगर। ये मैंने अभी हटा दिया, यहां पर जब अभी एक्सप्लेन किया था तो वहां पर बताया था, तो आप इस पॉइंट को वहां से देख सकते हैं। हमने बताया था कि ई जी एफ और पी ये आपका एक ट्राइंगल है जिसके अंदर आपके दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, एक ई जी एफ और एक ई जी पी। हम राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं साइन थीटा वाली। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
जब आप लगाओगे तो आपको मिलेगा परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके लिए EG और हाइपोटेनस हो जाएगा आपका DL। इसी तरीके से एक बार लगाएंगे हम EGP में साइन थीटा, तो यहाँ पे होगा साइन D फाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो EG अपॉन क्या आ जाएगा X। आगे हम लोग जब इसको निकालेंगे तो आपको मिलेगा EG की वैल्यू भी DL साइन थीटा मिलेगी इस वाले ट्राइंगल से, और EG बराबर X D फाई मिलेगा दूसरे वाले ट्राइंगल से, तो DL साइन थीटा बराबर आ जाएगा X D फाई। इस DL साइन थीटा की वैल्यू उठा करके हमें इक्वेशन 1 में रखनी है। इक्वेशन 1 में जैसे ही हम DL साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे तो X D फाई आएगा, ऊपर वाले X से चलो X कट जाएगा, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन X हो जाएगा। फिर हम दोबारा देखते हैं हमारे डायग्राम को, जिसमें EQP है, इसमें ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में दोबारा फिर हम cos फाई लगाएंगे, तो cos फाई लगाने से आ जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आ जाएगा R अपॉन X। यहां से हम X की वैल्यू निकालेंगे, R अपॉन cos फाई हो जाएगा, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन R अपॉन cos फाई। X की जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दी, cos फाई ऊपर आ जाएगा और R आ जाएगा नीचे। इसको हमने क्या किया, नेक्स्ट बेस का यूज किया, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई cos फाई डी फाई अपॉन R आ गया था। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। जैसे ही इंटीग्रेशन किया तो dB बराबर लिमिट लगाई -φ1 से प्लस के φ2 तक, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई cos फाई डी फाई अपॉन R, तो dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R हमारा कांस्टेंट था, हमने बाहर निकाल दिया, अंदर बचा cos फाई और d फाई। cos फाई का इंटीग्रेशन करेंगे sin फाई आ जाएगा, लिमिट -φ1 से प्लस के φ2 तक, अपर लिमिट लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट लगाएंगे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन φ2 साइन φ1। ये आपका फाइनल रिजल्ट है फाइनाइट साइज के लिए। लेकिन अगर वायर आपका इनफाइनाइट होता तो इनफाइनाइट साइज के केस में जो तुम्हारा साइन φ1 और साइन φ2 पर φ1 और φ2 की वैल्यू 90 हो जाती, तो साइन 90 प्लस साइन 90, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 काटेंगे तो आपका आ जाएगा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन R। याद रखना ये आपके इनफाइनाइट लेंथ के लिए है और वो आपके फाइनाइट लेंथ के लिए है। ये आपका इस चैप्टर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए आप कमेंट कीजिए और जल्द ही आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। अगर कहीं पर कोई आपको चीज समझ में नहीं आई हो तो उसके लिए आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।